नमस्कार, मैं हूं मनु राव और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा से आई यह खबर हर मां बाप को हिलाकर रख देगी। सिर्फ 16 साल की मासूम जिसे स्कूल से किताबें लेकर घर लौटना था, वह अब उदयपुर के एमबी अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। नाबालिग दरिंदों ने पहले उसे जबरन उठाया, फिर उसकी मासूमियत को रात भर रौंदा और बुरी तरह घायल करके बच्ची को सड़क पर फेंक दिया। बीच राह पर पड़ी मासूम और चारों तरफ शरीर की तड़पती नसों से निकलता खून, जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। बांसवाड़ा जिला अस्पताल से उदयपुर के अस्पताल तक आज सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर कब तक हमारी बेटियां यूं ही हैवानियत का शिकार बनेगी। 20 अगस्त की दोपहर बांसवाड़ा जिले के एक स्कूल से लौट रही 16 साल की बच्ची ऑटो का इंतजार कर रही थी। तभी बाइक पर दो नाबालिग लड़के आए, जिनमें एक उसी स्कूल का पूर्व छात्र था जिसमें युवती पढ़ती थी। दोनों ने मासूम को घर छोड़ने का झांसा दिया, लेकिन जब उसने मना किया तो दोनों ने उसे जबरन उठा लिया। बच्ची को एक सुनसान जगह ले जाया गया जहां उसके साथ बर्बरता की गई। इतना ही नहीं, इन नाबालिग हवस के भूखे दरिंदों द्वारा उसके गुप्तांगों पर बियर की बोतल से वार करके खत्म करने का प्रयास किया गया। दूसरे दिन अल सुबह दोनों दरिंदों ने बेहोशी की हालत में मासूम बच्ची को सड़क पर फेंक दिया और फरार हो गए। जहां राहगीरों ने बच्ची को अस्पताल पहुंचाया, पहले बांसवाड़ा फिर गंभीर हालत में उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल रेफर किया गया। आइए आपको भी सुनाते हैं गंभीर अवस्था में बेसुध पड़ी युवती की आप बीती। मैं सुबह स्कूल जा रही थी ना, तो ऑटो वाला ने सुबह स्कूल जा रही थी मैं, तो ऑटो से जाती मैं स्कूल, तो ऑटो लेट मिला मुझे। ऑटो वाला ने पूछा कितने बज गई हूँ, ऑटो वाला ने बोला 9 बज गई हूँ। फिर मैं उस स्कूल से वापस आ रही थी घर जाने के लिए। फिर रास्ते में 2 लड़के आए, मुझे बोला घर छोड़ के आओ चल तुम। मैंने बोला मैं नहीं आऊँगी घर, यूँ मैं तो ऑटो में जा रही हूँ। फिर वो दोनों लड़के ने मुझे धमकी दी, ऐसा करूँ ऐसा करूँ। फिर इसके साथ वो लड़का था, उसने मुझे पीछे बिठा दी। तुम जानती थी उनको? नहीं जानती थी, किसी को भी नहीं जानती थी दोनों में से? एक को जानती थी मैं। क्या नाम था उसका? बैठ जा, मैं घर छोड़ के आता तो जे। फिर ऐसा करके मुझे वो सुंडाई ले गया। सुंडाई लेके वहाँ जंगल में लेके जाके मुझे धमकी दी, ऐसा करूँ ऐसा करूँ, साकू बताई। फिर मैं मेरी मम्मी के ऊपर फ़ोन लगाया मैंने। मेरी मम्मी ने, इसने बोला तेरी मम्मी के ऊपर फ़ोन लगा, मैं सुबह आती हूँ स्कूल, यूँ बोली हूँ। फिर मैंने मेरी मम्मी के ऊपर फ़ोन लगाया मुझे। मैंने मेरी मम्मी को बोला मैं सुबह आऊँगी स्कूल, यूँ ऐसे करके इसने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर दोनों लड़के ने मुझे मारा पीटा, धमकी दी। उसने शराब पिए, रमेश ने और इसके साथ दोस्त थे उस लड़के ने। फिर मुझे कमरे में लेके जाके फिर वो मेरे साथ गलत काम किया। और उस लड़के ने उसके साथ लड़के थे ना, उसने मुझे गलत काम किया और मेरे पीछे शरीर में और सिया घुस दिया। क्या किया? बोतल घुस दी मेरे शरीर में। फिर मैं बेहोश हो गई, मुझे पता ही नहीं।
बांसवाड़ा के स्कूल से घर लौटने वाली बच्ची अब उदयपुर के अस्पताल के बिस्तर पर तड़पती सांसों से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। घर वाले सदमे में हैं। मां बाप की आंखों में सिर्फ आंसू है। मां को तो यह पता था कि बच्ची अपने मामा के घर गई है और सुबह लौट आएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि अब बच्ची नहीं, उसकी मौत भरी जिंदगी ही लौट कर आएगी। पीड़िता की मां को अब बस न्याय की दरकार है और वह फांसी की आखिरी मांग कर रही है। लड़की तो सुबह स्कूल गई थी, वहाँ स्कूल से वापस आई नहीं। मैंने इंतजार किया आ जाएगा, नहीं आई वो। फिर शाम को 5:30 बजे फ़ोन किया कि मैं सुबह स्कूल जाके मम्मी आ जाऊंगी, यूँ करके फिर फ़ोन काट दिया। फिर वापस मैंने लगाया, कॉल किया, फिर वो मोबाइल स्विच ऑफ आया। तो फिर मैंने सुबह फिर वो फ़ोन आया हमारे पड़ोसी के कि तुम्हारी लड़की का वो कहने के लिए आया घर पे, तुम्हारी लड़की का एक्सीडेंट हुआ है। मैंने नहीं मानी, क्योंकि वो कोई होगा दूसरा। यूँ मेरी लड़की तो गई है वहाँ, मेरे मामा के वहाँ है, यूँ करके मैंने नहीं मानी। फिर मैंने बोला कि फ़ोन करो वापस, आप जो फ़ोन आया है उस नंबर पे फ़ोन करो। यूँ तो वो फ़ोन किया तो एम्बुलेंस वाला बोला तुम्हारी लड़की को मैं बांसवाड़ा एमजी में लेके आया हूँ, तुम जल्दी पहुँचो, आप आओ। और मैं तो छोड़ के जा रही हूँ, यूँ करके। फिर वो यूँ बोला, मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ का लड़का हम तीनों गए बाग पे, जाके देखा। फिर ये बेहोश थी, उनकी हालत भी खराब थी, बिल्कुल गंभीर थी। वो डॉक्टर ने बोला कि यहाँ से हम रेफर कर रहे हैं, आप उदयपुर जाओ, उदयपुर जाके फिर आप इलाज कराओ, यहाँ तो हमारा सुविधा नहीं है, यूँ बोला। फिर पुलिस आएगी, पुलिस ने भी बोला, तो हम यहाँ लेके आए। फिर यहाँ बेहोश थी। फिर इनको 21 तारीख को हम भर्ती हुए और 22 तारीख को इनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद 2 दिन बाद उनकी सही बोलने लगी। तो मैंने पूछा उनको क्या हुआ है, इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ मम्मी। मेरी लड़की को तो हालत अभी तो खराब है, लेकिन मेरी लड़की को न्याय चाहिए और न्याय चाहिए, और मेरे उनकी सजा भी मिलनी चाहिए और फांसी भी लगानी चाहिए। पहले भी ऐसे उनका खोटा काम तो हुआ है कि देख रही हूँ, मैं भी देख रही हूँ। मैं रोज पा रहती हूँ, वो रिपोर्ट थोड़ी झूठ बोलेगी। ये सामने वाले बोल रहे कि एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट नहीं हुआ मेरी लड़की का, मेरे लड़की का बलात्कार हुआ है। बांसवाड़ा की मासूम से दरिंदगी की इस घटना को करीब 12 दिन हो गए। नेतागिरी के सहारे चलने वाले लोग मासूम से मिलने आ रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसी दरिंदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि इनमें से कितने लोगों ने आरोपियों को हिरासत में लेने पर दबाव बनाया? क्या किसी ने आर्थिक मदद की? और क्या प्रशासन या सरकार से बात की ताकि मासूम को जल्द से जल्द न्याय मिल पाए? सिर्फ अस्पताल आकर बयान देना तो इतिश्री करने के साथ ही छपास की राजनीति करना ही कहलाएगा। खैर, उदयपुर की एक समाज सेवी अधिवक्ता उमेश सलमा पिंजारा को जब पता चला, तभी से वह मासूम के न्याय के लिए परिजनों के साथ में है और उदयपुर बार एसोसिएशन की पहल पर ही रिपोर्ट थाने में लिखी गई है। बार की कार्यकारिणी ने बताया कि एडीआर से भी सहयोग दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। सर नाम बताइए। मैं सलमा पिनारा सेशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ एज अ एडवोकेट, एज अ लॉयर। किस तरह से आपको ये जानकारी मिली? मैं सोलो ट्रैवलर हूँ, तो डिफरेंट स्टेट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में मैं ट्रैवलिंग करती हूँ। बहुत सारे जो मैं समाज सेवी भी हूँ, तो इनके यहाँ से एक लड़की थी, उसका मुझे रैंडम कॉल आता है नाइट को कि हमारे एरिया की एक लड़की है, उसके साथ ये इंसिडेंट हो चुका है और वो इमीडिएट रेफ़र करी गई है बांसवाड़ा एमजी पुलिस से। तो आई सेड कि ठीक है, मैं देखती हूँ क्या हुआ है। पहले मुझे समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है एक्चुअली। तो जब मैंने 22 तारीख को सुबह आके यहाँ पे पता किया, देखा, तो लड़की को आईसीयू में सर्जरी के लिए भर्ती करा रखा था। तो आईसीयू में थी, मैं मिल नहीं पाई थी। मैंने बहुत देर तक बाहर वेट किया, पता चला कि बहुत टिपिकल इंजरी आई थी, जो इंटरनल इंजरी थी, और उसका शायद कम से कम 1 महीना तो रिकवर होने में लगेगा। तो मेरे को काफ़ी वो था, और पहले मुझे आइडिया भी नहीं था कि इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई या नहीं, क्योंकि मदर और लड़की तो बात कर नहीं पा रही थी, और बयान भी दिए हो या नहीं दिए हो मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो वैसे मिलने आई थी सिचुएशन देखने के लिए। जब पता चला कि ये चीज़ें है, तो मैं सीधा तीसरे दिन मुझे पता चलता है कि इनकी रिपोर्ट भी
कुछ एक्शन नहीं लिया गया, एक्यूज गिरफ्तार नहीं हुआ। तो फिर मैं सीधा अपने कोर्ट की जो कार्यकारिणी थी वहाँ मैंने अपनी बात रखी। मेरे कोर्ट के सारे अधिवक्ता आगे आए, हमारे कोर्ट के अध्यक्ष साहब, इन सब लोगों ने मिलके रिपोर्ट बनवाई लड़की की माँ के कहने पे, जब वो हमारे हमसे सहायता लेने आई थी। तो डिसाइड कि हम लोग आगे बढ़ के करेंगे, चाहे हमारे एरिया का हो केस या ना हो, बट हमारे बेटी तो देश की है ना, हमको करना ही है, क्योंकि हम लोग कानूनी काम करने के लिए बैठे तो हम करवाएंगे। अगर वहाँ की पुलिस नहीं काम करना चाह रही है या कर भी रही है और कुछ चीज़ें छूट रही है, तो हमारा ये था कि कोई तथ्य ना छूट जाए, कोई काम बाकी ना रह जाए। तो हमने तुरंत आईजी साहब को रिपोर्ट दी, वहाँ रिपोर्ट जाके इसकी मम्मी के थ्रू। तो आईजी साहब ने तुरंत टीम बिठाई, तुरंत टीम बिठाने के बाद दूसरे ही दिन एक्यूज को गिरफ्तार कर लिया गया था। और साथ में जो लड़के थे जिन्होंने ये खोटा काम किया था, वो शायद अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है। और पहले तो मुझे ये होप थी कि लड़की ठीक हो जाएगी, बट अभी बीच में अभी मैंने जब देखा इसको, तो इसकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। लगा था कि ये बच जाएगी, बट अब होप नहीं है कि ये बच पाएगी, क्योंकि इतना ब्लीडिंग होने के बाद वी आर। अब आप क्या चाहते हैं? मैं बस ये चाह रही हूँ कि इस बच्ची की अच्छे से ट्रीटमेंट हो, स्पेशली इसके ऊपर फोकस किया जाए, क्योंकि एक जनरल वार्ड में सबको जैसे ट्रीट किया जा रहा है वैसे ना किया जाए। स्पेशली एक अच्छा सा एनवायरनमेंट देना चाहिए, क्योंकि मेंटली ये बहुत पहले जिस तरह से थी अभी बहुत साइको की तरह बिहेव कर रही है। ना तो ये सही से रिस्पॉन्स दे पा रही है, ना ही इसकी मम्मी, क्योंकि बहुत इधर मतलब कौन है फैमिली से, कोई बैक आते हैं विधायक लोग, बड़े बड़े लोग, पॉलिटिशियन, सब लोग आके आ रहे हैं, मिलके भी जा रहे हैं, बट कोई इनको कोई फाइनेंशियली हेल्प कर देता मेरे हिसाब से तो अच्छा होगा। अगर कोई नहीं करेगा तो हम कोर्ट तो खड़ी हैं ही है, हम लोग करेंगे इनके लिए। बट मेरा सब लोगों से, प्रशासन से यही था कि आप लोग आ रहे हैं तो एटलीस्ट इसको कुछ ना कुछ हेल्प करें। कोई मतलब जो एक्यूज्ड है उसको भी जो इसके कुछ तथ्य छुप गए हैं, जैसे जो एविडेंस थे, वो जो मेन एविडेंस थे हमें बरामद करने थे, वो लॉस्ट हो गए थे, तो वो उन सब में हेल्प करे, बस यही चाहिए। और लड़की को अगर ये मतलब लग रही है दिमागी तौर से, तो एक साइकियाट्रिस्ट की भी ज़रूरत है इसको हाल फिलहाल, तो वो भी होनी चाहिए यहाँ पे। बस आम लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मेरा लोगों से तो क्या ही कहना है, मैं क्या बोलूँ कि ऐसा बैक टू बैक हमारे एरिया में, हमारे पूरे देश में लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है। तो मैं तो यही करूँगी कि उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। मुझे लगता है हम महिलाओं को अब खुद हमारे लिए वॉइस राइज करनी पड़ेगी। हाँ, हमारे भाई लोग भी हमारी सहायता करते हैं, पता नहीं क्या हो चुका है कि बैक टू बैक हमें ये सब केसेस सुनने को मिल रहे हैं। शायद प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है, बट कहीं ना कहीं एक्यूज तो हैं वो रह जाते हैं, छूट जाते हैं, किसी ना किसी पॉलिटिकली प्रेशर की वजह से, किसी फेवर की वजह से बच जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। बस मेरा ये था। और तथ्यों के लिए तो हम लोग खड़े ही हैं, हमारी पूरी कोर्ट खड़ी है, और मेरी ये गुजारिश भी है कि कोई भी वकील उस एक्यूज की तरफ से उसका केस ना लड़े, ताकि विक्टिम को प्रॉपर जो इसकी है वो उसको मिल सके। दरिंदे इतने खतरनाक थे कि लड़की को जो पैल्विक था उसको पूरा फाड़ दिया गया था, और उन नशे में इतने दूध थे कि उन्होंने जो बियर पी थी वही बॉटल उसके प्राइवेट पार्ट में डाल दी थी। और उसकी जो इंटरनल सर्जरी हुई है, वो सर्जरी होने के बाद भी उसको अभी भी ब्लीडिंग हो रहा है, और कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि शायद उसके जीने के चांसेस नहीं है, मेरा जहाँ तक ऑब्जर्वेशन बोल रहा है। क्योंकि मैं पिछले 10 दिनों से इस लड़की के साथ हूँ, मैं रोज़ाना सुबह आती हूँ, इसको देख के जाती हूँ, रोज़ाना सुबह आती हूँ, देख के जाती हूँ, बट इम्प्रूवमेंट होने की जगह और मैं को खुद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि मैं किस तरह से खुद को कर रही हूँ, अब बता नहीं पाऊँगी मैं आपको। उदयपुर का महाराणा भोपाल अस्पताल यूं तो कई दर्दनाक कहानियों का गवाह बना है, लेकिन एक मासूम से इस तरह की दरिंदगी होने के बाद उसके जख्मों को हरने का काम पहली बार ही हो रहा हो। हवस के भूखे दरिंदों की वहशियत की हद इतनी हो गई कि उन्होंने मासूम के गुप्तांगों को खत्म करने की कोशिश में बियर की बोतल से कई वार कर दिए। सूत्रों से पता चला है कि पुलिस जबरन इस कहानी को दूसरी ओर मोड़ना चाह रही है और युवती के अंदरूनी हिस्से में मोटरसाइकिल के हैंडल से चोट लगने की बात कर रहे हैं। है ना वाहियात, 3 लोग एक ही मोटरसाइकिल पर सवार हों और चोटिल सिर्फ उनमें से एक हो तो सवाल अपने आप ही खड़े हो जाते हैं।
उदयपुर न्यूज ने पीड़िता के हवाले से एक काल्पनिक पत्र लिखा है और आप सभी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। देखिए, सुनिए और समझिए बिस्तर पर कराह रही पीड़िता के दर्द को। माँ, पापा, मैं बहुत थक चुकी हूँ। यह दर्द अब सिर्फ जिस्म तक नहीं रहा, यह मेरी हड्डियों में उतर चुका है। हर सांस मेरे लिए युद्ध है, एक ऐसा युद्ध जिसमें हर धड़कन जैसे छटपटा रही है। लेकिन माँ, पापा, ये लड़ाई मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ी। मैंने इसे उन लाखों बेटियों के लिए लड़ा है जो इस देश की सड़कों पर, गलियों में, बसों और हॉस्टलों में डर डर कर जीती है। माँ, उस रात जब मैं लौटी नहीं, आप चौखट पर बैठी मुझे तलाश रही होंगी। पापा, आपकी आंखों में वो बेबसी अब भी देख सकती हूँ। पर मेरी आखिरी ख्वाहिश है, आप टूटना मत, क्योंकि मैं टूटी नहीं, मैं टूटी हुई नहीं मरूंगी। हाँ, मेरे जिस्म को नोचा गया, मेरी आत्मा को रौंदा गया, लेकिन मेरी आवाज अब और बुलंद होगी। मेरे नाम से, मेरे दर्द से इंसाफ की लौ जलती रहनी चाहिए। आज मैं अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी हूं। हर पल की टीस मुझे उस दरिंदगी की याद दिला रही है। शायद मैं अब बच ना पाऊं, लेकिन मेरी चीखें यहां खत्म नहीं होनी चाहिए। आज अगर मेरी सांसें बुझ जाए तो कल किसी और बेटी की सांसें बचनी चाहिए। माँ, पापा, मेरे आंसुओं को कमजोरी मत बनने देना, उन्हें हथियार बनाना। मेरे घावों को हार मत समझना, उन्हें क्रांति बनाना। मेरे जाने को अंत मत कहना, इसे एक शुरुआत बनाना। मेरी सबसे बड़ी चाह थी मैं जिंदा रहूं और उन दरिंदों को फांसी के तख्ते पर झूलते हुए देखूं। अगर मैं ये न देख पाऊं तो माँ, पापा, ये वादा करना कि मेरी आखिरी ख्वाहिश अधूरी न रह जाए। मैं यह पत्र सिर्फ अपने माँ पापा को नहीं, पूरे समाज को लिख रही हूँ। आज मेरी चीखें सड़क पर दब गई, लेकिन कल ये चीख संसद की दीवारें हिला देनी चाहिए। आज मेरी इज्जत लूटी गई, लेकिन कल कानून इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई बेटी फिर ऐसी जिल्लत ना झेले। अगर मैं लौट कर ना आ पाऊं तो मेरी चिता की हर चिंगारी में क्रांति देखना, मेरी राख की हर उड़ती राख को इंसाफ की स्याही बनाना और मेरी मौत को सिर्फ मौत न बनने देना, उसे हर बेटी की ढाल बना देना। माँ, पापा, मुझे माफ करना। मैं जीना चाहती थी, पर अगर मैं न भी जी सकूं तो यह यकीन रखना, मेरी चीखें कभी मरेंगी नहीं, वो गूंजेंगी, गूंजेंगी और एक दिन उन दरिंदों को फांसी तक ले जाएंगी। यह कहानी सिर्फ बांसवाड़ा की एक बेटी की नहीं है, यह हर उस माँ बाप की कहानी है जो अपनी बच्ची को स्कूल भेजते वक्त डरते हैं। सवाल है, कब तक बेटियां दरिंदों के साए में जिएंगी? कब तक नाबालिग कहकर कानून अपराधियों को ढाल देता रहेगा? बांसवाड़ा की यह मासूम उदयपुर के अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है, लेकिन उससे बड़ी जंग समाज और सिस्टम के लिए है। और जब तक इंसाफ नहीं होगा, यह चीख हर गली, संसद और हर माँ बाप के दिल में गूंजती रहेगी। आपको याद होगा, साल 2012 की निर्भया, दिल्ली की सड़कों से निकली उसकी चीख ने पूरे देश को झकझोरा था। लोग सड़कों पर उतरे थे, कानून बदले, लेकिन बेटियों पर दरिंदगी अब भी जारी है। निर्भया ने कहा था, मेरी मौत को अंत मत समझना, शुरुआत समझना। आज बांसवाड़ा की यह मासूम हमें फिर वही सवाल पूछ रही है, क्या हमने कुछ बदला? क्या बेटियों के लिए यह देश सुरक्षित हुआ?
हर जुबान से एक ही जवाब निकलेगा, नहीं, नहीं और नहीं। इस बार न्याय ऐसा हो कि हर परिवार बेफिक्र हो जाए और अपनी बेटी के लौटने का आराम से इंतजार करे। इस बार न्याय ऐसा हो कि हर बेटी कभी भी कहीं भी अपनी आजादी से आ जा सके। और इस बार न्याय ऐसा हो कि नाबालिग उम्र में दरिंदगी की सोच रखने वाले भी अपराध से तौबा कर जाए। न्याय सिर्फ अदालत में नहीं, समाज की चेतना में भी होना चाहिए, क्योंकि अगर समाज नहीं बदलेगा तो निर्भया की चीख और बांसवाड़ा की मासूम की कराह हर गली, हर संसद और हर माँ बाप के दिल में यूं ही गूंजती रहेगी। नमस्कार।